Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 18 for the class 11th. We're discussing the chapter thermodynamics, a very important unit. और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में। ये साइकिल क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़ने में ही हमारा इस चीज का जिक्र उठेगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज बिल्कुल पता होगी कि हमारा यूनिट थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें कुछ लेक्चर्स जो प्रीवियस है हम उसमें एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंजेस की बात कर रहे थे, और काफी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज हमने पढ़ी, जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन क्या होता है, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो ये सारी एंथैल्पी चेंजेस हमने अभी तक पढ़ी। आज हम पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl। चलिए ये एग्जांपल लेता हूं मैं। आपको पता है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, सब बच्चों को पता है। और आयोनिक कंपाउंड में बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके दरमियान होता है, आयोन्स के दरमियान। और उस टाइम पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस कंपाउंड की उतनी ही एनर्जी कम होती है, और वो कंपाउंड रिलेटिवली उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है तो ज्यादा स्टेबल होगा वो आयनिक कंपाउंड, अगर रिलेटिवली कम एनर्जी निकली है तो उतना थोड़ा कम स्टेबल होगा। अब मान लो आपने इस कंपाउंड को किस में डाला, मतलब पानी में डाला, तो आप बेसिकली क्या बनाते हो, आप NaCl का सोल्यूशन बनाते हो। अगर आपने पढ़ा होगा NaCl नमक होता है, मैं यहां पे लिखूंगा एक्वस। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मानो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने पानी रखा और उस पानी में आपने क्या डाला, आपने डाला उसमें NaCl, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जो ही आपने ये वाटर में डाला प्यारे बच्चों, हो क्या रहा है, वाटर एक सॉल्वेंट कहलाता है। आपको पता है ये चीजें, आपको पता है। तो सॉल्वेंट में क्या होता है, ये आयोनिक कंपाउंड जो है वहां पे क्या है, आयोन्स है, पॉजिटिवली चार्जड सोडियम कैटायन एंड नेगेटिवली चार्जड क्लोराइड आयन। तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो ही आप इसको पानी में डालते हो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होता है, यानी कि ये आपस में सेपरेट होते हैं और ये वाटर में जो है आयन्स की फॉर्म में रहते हैं, जिस प्रोसेस को आप डिसोल्यूशन कहते हो या सॉल्युबलाइजेशन कहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके वाटर में अब Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स जो है वो सेपरेट रहते हैं। और ये भी आपको पता होगा दैट वाटर के अपोजिट, वाटर में जो है अपोजिट डाइपोल जो वाटर के है वो इसको सराउंड करते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी है आयन डाइपोल इंटरेक्शन में, उसी को तो सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं। और उस टाइम पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है उसको आप कहते हो सॉल्वेशन एनर्जी, और वाटर के केस में उसको कहते हो आप हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए सिंपल सी बात, ये पॉजिटिव है तो ये पार्ट नेगेटिव होगा, ये चीजें आपने पढ़ी है। और ये साइड वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, लेकिन आई होप आपको ये समझ आ रहा है। इसी तरीके से क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो इस साइड इसका पॉजिटिव होगा डायपोल का, और अपोजिट साइड नेगेटिव होगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखिए मतलब ये है कहने का, जो ही आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को पानी में डालते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वाटर के हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या होता है, वीक हो जाता है और वो आयोन्स सेपरेट हो जाते हैं। जब वो आयोन्स वाटर में सेपरेट होते हैं तो वाटर के जो अपोजिट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि डाइपोल्स होते हैं, वो उनको सराउंड करते हैं और उसकी वजह से वो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में वापस नहीं आने देते।
तो हम कहते हैं NaCl जो है वो पानी में डिजोल्व हो गया प्यारे बच्चों। उस प्रोसेस को आप डिसोल्यूशन कहते हो या उस प्रोसेस को आप सॉल्युबलाइजेशन कहते हो। कहने का मतलब ये है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनको मैं थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स इनको सराउंड करते हैं और इनको आपस में दूर दूर करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, तो वाटर का डायपोल का जो है नेगेटिव एंड सोडियम कैटायन को ऐसे फेस करेगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ये मैंने अब अलग से बनाया यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे मान लो क्लोराइड आयन था, ऐसे मैं लेता हूँ आपको सिखाने के लिए, और ये रहे वाटर के डायपोल्स, मान लो जिन्होंने क्लोराइड आयन को सराउंड किया है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव की तरफ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, बिकॉज ये चीज़ें मैं ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा चुका हूँ। तो कहने का क्या मतलब है, बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इन आयन्स को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेट कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, और उस एनर्जी जो कि उस टाइम निकलती है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो निकलती है जब वाटर के अपोजिट डायपोल्स आयन्स को सराउंड करके वो एनर्जी बाहर करते हैं। लेकिन पहली बात ये थी सर, ठीक है, पहले तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को तो सेपरेट करना है, यानी कि जो Na प्लस और Cl माइनस था एक साथ, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वहां पे तो इनके दरमियान जो है बॉन्ड ब्रेक करना है, आयनिक बॉन्ड। उस टाइम जितनी आपको एनर्जी लगती है ना, उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। इस बात को ध्यान में रखिए। लैटिस एनर्जी क्या होती है? कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड का बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन्स। ठीक है, मान लो जब NaCl बना तो उस टाइम 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी बाहर निकली, 100 किलो जूल्स पर मोल। मैं फिर से कह रहा हूं, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है या लैटिस एनर्जी क्या होती है? कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड का बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन्स। उस टाइम जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी उसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। मान लो यहां से जो लैटिस एंथैल्पी सपोज बाहर निकली है, सपोज NaCl को मान लो वो 100 किलो जूल्स पर मोल है, मान लो 100 किलो जूल्स पर मोल से बाहर निकलेगी तो मैं माइनस लिखूंगा। ठीक है ना? अगर आपको इसी आयनिक कंपाउंड को आयन्स में वापस सेपरेट करना है, ब्रेक करना है, तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप एंथैल्पी को, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी को रिवर्स डायरेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन्स, सिंपली। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन कब बना सर? जब एक आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हुआ। तो वाटर में जब वो डिसॉल्व होता है, सॉल्यूशन तो बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन तो बन गया। क्या मैं लिख सकता हूं पहली बात, क्या मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन बनने में क्या हुआ सर? NaCl जो था सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ओके सर, वो आपने पानी में डाला तो सीधे ही बन गया Na पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस Cl माइनस एक्वस। जब मैंने Cl माइनस एक्वस Na प्लस एक्वस लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है NaCl पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर मैंने नहीं दिखाया, दैट इज अंडरस्टूड दैट वाटर में आपको डिसॉल्व करना है। इस टाइम जितनी भी एंथैल्पी की चेंज आएगी, बना क्या? सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशन है आपका। तो उस टाइम जितनी भी एंथैल्पी की चेंज आ रही है ना, उसको हम लिखते ऐसे डेल्टा H सॉल्यूशन। देखो डेल्टा ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, सॉल्यूशन H। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखना चाहोगे तो डेल्टा H नॉट लिखोगे। कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज हुई जब आपने एक मोल ऑफ, यहां पे बात याद रखना, एक मोल, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, जब सॉल्यूशन बना उसका, उस टाइम जितनी भी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज हुई इसको हम लिखते हैं डेल्टा H सॉल्यूशन, सिंपल। लेकिन याद रखना बात, एक मोल का। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन is defined as the amount of enthalpy change that occurs when 1 mole of an ionic compound is soluble in a particular solvent, for example water, to make a solution। उस टाइम जितना भी चेंज होगा एंथैल्पी का, उसको डेल्टा H सॉल्यूशन कहेंगे, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मगर अगर हम बेसिकली देखेंगे, अगर हम लॉजिकली देखेंगे, पहले हो क्या रहा है?
पहले हो ये रहा है दैट सर NaCl जो है बेसिकली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वहां पे बेसिकली आयोनिक बॉन्ड है। पहले वाटर में जब हम इस आयोनिक कंपाउंड को डालते हैं, पहले Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आपस में सेपरेट होते हैं, यानी कि आयन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंधे हुए हैं, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है क्रिस्टल में, जो यहाँ पानी में डालते हो ना, पहले Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो क्या मैं सेटअप फॉर्म में लिख सकता हूं दैट पहले आपको NaCl को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो Na पॉजिटिव अलग, एक तो Na पॉजिटिव अलग और दूसरा Cl नेगेटिव अलग। मैंने अभी एक्वस वेक्वस कुछ नहीं लिखा, मैंने सीधे NaCl सॉलिड को चेंज किया इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, मतलब मैंने आयन्स को सिंपली सेपरेट किया। उस टाइम क्या होगी, उस टाइम तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एंड व्हाट इज दैट एनर्जी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों डेल्टा, डेल्टा यहां पे मैं लिखूंगा लैटिस सिंपली, H मीन्स लैटिस एंथैल्पी। अब जाहिर सी बात है डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी जो होगी, आप मुझे खुद बताओ ये आपको निकल रही है या आपको देनी पड़ेगी? आयन्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसका मतलब है इसका साइन जो होता है ना वो प्लस होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब तो आयन सेपरेट हो गए, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इन्हीं आयन्स का क्या होगा, इन्हीं आयन्स का हाइड्रेशन होगा, इन्हीं आयन्स का हाइड्रेशन होगा। आप सीधे ही कह सकते हो अब Na प्लस और Cl माइनस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो वाटर के अपोजिट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो उनको हाइड्रेट कर देंगे। जब वो उनको हाइड्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इनका जो है हाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, जब हाइड्रेशन होगा तो आप मुझे बताइए, चलो मैं सीधे डायरेक्ट एरो यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ये तो सिंपली आयन्स हो गए, ये तो सिंपली आयन्स हो गए, अपोजिटली चार्ज्ड आयन। अब इन अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स का जब क्या होगा, सॉल्वेशन होगा, यानी कि आप इनको सॉल्वेंट में डालोगे। मान लो आपको, आपने इनको किस में डाला, वाटर में डाला, तो वाटर के अपोजिट डाइपोल्स क्या करेंगे, इन आयन्स को हाइड्रेशन करवा के इनको अलग अलग रखेंगे एक दूसरे के साथ, और उस टाइम जो एनर्जी बाहर निकलती है ना, उसको प्यारे बच्चों कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या मैं लिख सकता हूं उसको, डेल्टा H हाइड्रेशन, HYD हाइड्रेशन। अब सिंस हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है, ये बाहर निकलती है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ये माइनस फॉर्म में होगी। सबको क्लियर हो गया? तो अगर आप यहां पे हेसिस लॉ अप्लाई करेंगे, अगर आप यहां पे हेसिस लॉ अप्लाई करेंगे, अगर यहां पे आप हेसिस लॉ अप्लाई करोगे, या मत लिखो प्लस माइनस, दिमाग में रखो दैट लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक होगी, तो इसका साइन माइनस आएगा। फिलहाल के लिए मत लिखो। सर मुझे बताओ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ जो एक स्टेप में एंथैल्पी चेंज आएगा वो होता है ना बराबर इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज जो मल्टी स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा H सॉल्यूशन जो इस प्रोसेस के लिए होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या ये बात आपको समझ आ गई? क्या ये बात आपको समझ आ गई? दिस इज अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। अब मसला ये है सर, हम डेल्टा एच हाइड्रेशन तो निकाल सकते हैं, मींस आयन्स का हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी जो वहां पे रिलीज हो जाएगी हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन मसला है लैटिस एंथैल्पी कैसे निकालेंगे। ये लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए ही जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना साइकिल, उसको कहते हैं वॉरेन-हेबर्ट साइकिल, लेकिन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। लेकिन यहां पे एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। देखिए, सिंस आपको पता है केस, देखो केस, इफ डेल्टा H सॉल्यूशन, बात को समझना, सॉल्यूशन बनने के टाइम पे अगर टोटल ओवरऑल डेल्टा H सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिव है, इफ डेल्टा H सॉल्यूशन फॉर दिस सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस इज नेगेटिव, तो क्या है, देन देन आयोनिक कंपाउंड जो आपका है, सपोज NaCl या कोई भी कंपाउंड इज सॉल्युबल इन, एंड लेट सपोज हमने सॉल्वेंट यहां पे वाटर लिया, देन आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अगर
अगर इफ डेल्टा एच सोल्यूशन अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव निकला तो क्या हम लिखेंगे, देन दैट आयोनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। सिंपल बात है, इनसॉल्युबल इन वाटर। बिकॉज आप चाहते हो ना एंथैल्पी कम करना, एक्सोथर्मिक आप चाहते हो एनर्जी रिलीज हो। देखिए यहां पे दो चीज है। पहली चीज क्या थी सर, डेल्टा एच सोल्यूशन जो है, डेल्टा एच सोल्यूशन जो है, सिंस वी नो क्या, डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। यहां तक सबको पता है। और हमें यह भी पता है क्या, देखिए क्या पता है हमें, डेल्टा लैटिस एनर्जी जो है, सिंस ये आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, ये तो पॉजिटिव होगा बिकॉज ये एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक है बिकॉज आपको आयोन्स को एक मॉलिक्यूल में सेपरेट करना है, तो आपको उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये तो एंडोथर्मिक होती है, ये तो पॉजिटिव होगी, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा बाहर निकलती है, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, तो दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक है। अब देखो, तो यहां पे एक कंडीशन आ गई, डेल्टा हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी एंडोथर्मिक। तो यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, इस सिचुएशन में आ जाइए। ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको कहा, अगर ओवरऑल डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव है, देन द आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबलाइजेशन होगा। अगर डेल्टा एच सोल्यूशन ओवरऑल हमें पॉजिटिव निकला, तो इसका मतलब उस टाइम ये है दैट वहां पे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। जरा मुझे आप बताओ, डेल्टा एच, देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं, चलो ये मैं इरेज करूंगा, ये आपको समझ आ गया। मुझे बताइए यहां पे, खुद ही बताइए, अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन अगर ग्रेटर है देन डेल्टा एच लैटिस, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ही ज्यादा है देन पॉजिटिव वैल्यू। इस बात को समझिए, अगर नेगेटिव वैल्यू ही ज्यादा है देन पॉजिटिव, चलो पहले हम इसका वैल्यू रखते हैं। चलो मैं ये इरेज करता हूं, देखिए मैं इरेज करता हूं। चलिए, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी क्या होता है सर, उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, और हाइड्रेशन का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो चलो इस इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट नाम रखते हैं इसका। तो क्या मैं लिखूंगा, डेल्टा एच सोल्यूशन, बताओ किसके बराबर है, इज इक्वल टू, पहले लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होती है, इसको मैं लिखूंगा सीधे ही डेल्टा लैटिस एनर्जी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। ओके, उसके बाद है प्लस, फॉर्मूला का प्लस, लेकिन डेल्टा हाइड्रेशन क्या होता है, वो तो नेगेटिव होता है, प्लस माइनस वो बन जाएगा ना प्यारे बच्चों, माइनस, क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा हाइड्रेशन एच। सबको क्लियर हुआ। अब आप चाहते हो कि ये नेगेटिव निकले, इसका मतलब है उस टाइम हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। इस बात को समझिए, if for a particular ionic compound, for example NaCl, if hydration enthalpy of the corresponding ion is greater than its lattice enthalpy, then the compound का जो delta H solution होगा वो negative होगा and the compound will be soluble in water. But if delta H hydration for an ionic compound is less than the delta lattice enthalpy, then that compound, यानी कि आपको lattice enthalpy ही ज्यादा देनी पड़ रही है, आपको लैटिस एंथैल्पी ही ज्यादा देनी पड़ रही है, उतनी देनी पड़ रही है कि उतनी बाद में हाइड्रेशन एनर्जी वापस नहीं निकल रही है। तो इसका मतलब है डेल्टा एच सॉल्यूशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो दैट्स व्हाई दोस कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए आप देखोगे देयर आर सर्टेन फ्लोराइड्स, उन फ्लोराइड्स को आयंस में ब्रेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, उसको आयंस में ब्रेक करने के लिए जो लेटेस्ट एंथैल्पी लगती है ना प्यारा बच्चों, वो ज्यादा होती है, जो बाद में वहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है ना वो कम होती है। इसीलिए आप देखते हो यूजुअली फ्लोराइड्स आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू क्लोराइड्स, मींस सोडियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। यहां पे कुछ क्लियर होगा आपको, कुछ क्लियर हुआ? तो व्हाट डज इट मीन, यानी कि इफ delta H hydration, if delta H hydration is more, चलिए मैं अब ये नहीं लिखूंगा, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ। अब ये फिर से क्यों लिखना, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में आपको ओवरऑल क्या निकालना है, डेल्टा एच सोल्यूशन वैल्यू, इस इक्वेशन से। क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आप चाहते हो ये नेगेटिव आ जाए, ओवरऑल सोल्यूशन का जो डेल्टा एंथैल्पी चेंज आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आया मींस एक्सोथर्मिक है एंड दैट कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स में डेल्टा एच हाइड्रेशन जो होता है वो ग्रेटर होता है देन
लैटिस एंथैल्पी, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यानी कि दो पार्ट्स में हो रहा है ना, पहले लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ती है, बाद में हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलती है। मान लो आपको सोडियम क्लोराइड के लिए जो लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ी वो 50 किलो जूल्स है पर मोल। ओके, तो 50 किलो जूल्स आपको देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक है। लेकिन बाद में जब आयोन्स बने तो उनकी वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकली वो 100 किलो जूल्स पर मोल निकली। तो बताइए कौन सा वाला ग्रेटर है? हाइड्रेशन एनर्जी, तो 100 को माइनस करो लैटिस एंथैल्पी, यानी कि ये वाला ग्रेटर है, ये 100 है, ये 50 था, तो 100 माइनस 50 आ जाएगा, तो वो तो 50 आएगा ना, लेकिन साइन किसका रहेगा? नेगेटिव का। तो इसका मतलब उस टाइम डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव निकलेगा। तो जिन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए डेल्टा एच हाइड्रेशन ग्रेटर होता है देन लैटिस एंथैल्पी, उनके लिए डेल्टा एच सोल्यूशन जो है नेगेटिव निकलता है और वो कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पानी में, एंड वाइस वर्सा। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है सर, चलो ठीक है, अब ये जो एंथैल्पी निकाली जाती है ना, लैटिस एंथैल्पी इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी इसको कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी जिस थर्मोडायनेमिक वे से निकाला जाता है, लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली से डायरेक्ट नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट बात याद रखो, दिस कैन नॉट बी डन, दिस कांट बी डन, दिस कांट बी डन डायरेक्टली, दिस कांट बी डन डायरेक्टली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स जो है आप लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, अगर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हम डेल्टा एच सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हाँ, ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए हमारे पास क्या है? एक इनडायरेक्ट वे, वी हैव एन इनडायरेक्ट मेथड, वी हैव एन इनडायरेक्ट मेथड, जो कि कहां से आया है? जो कि थर्मोडायनेमिक्स से आया। थर्मोडायनेमिक्स, उस थर्मोडायनेमिक्स वे से, उस इनडायरेक्ट वे से जो कि थर्मोडायनेमिक्स से आया है, जिससे हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी, यानी कि लैटिस एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, उस साइकिल को हम कहते हैं, उस एंथैल्पी डायग्राम को हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल, यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो ये जो बॉर्न हेबर साइकिल जो है, ये जो बॉर्न हेबर साइकिल है, यही आज का हमारा टॉपिक है, बॉर्न हेबर साइकिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला जो आपको याद रखना है, दैट इफ समबडी विल आस्क यू क्वेश्चन, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय बॉर्न हेबर साइकिल, आप इसको कहोगे दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड इन थर्मोडायनेमिक्स वेयर वी कैन कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो यहां पे मैं लिखता हूं, तो ये वाला पोर्शन में इरेज करता हूं। देखें, तो मैं क्या लिखूंगा? बॉर्न हेबर साइकिल है क्या है? इट्स एन इनडायरेक्ट मेथड, indirect method, it is an indirect method in thermodynamics, it is an indirect method in thermodynamics, it is an indirect method in thermodynamics, due to which lattice enthalpy, due to which lattice enthalpy, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। देखो, एंथैल्पी हमेशा हम डिस्कस करते हैं चेंज में, तो उसको हम ऐसे LATT ऐसे हम लिखेंगे। पूरा लैटिस भी लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना, तो बाद में H लगा देना ऐसे। तो लैटिस एंथैल्पी को इस टर्म से डिनोट करते हैं, या आप खाली LAT लगा सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, इट्स नॉट अ बिग इशू, आप खाली L लगा सकते हो, सो दैट आपको दिमाग में आया कि मैं लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। सो बॉर्न हेबर साइकिल, it is an indirect method in thermodynamics due to which lattice enthalpy of an ionic compound, due to which lattice enthalpy of an ionic compound, जिस ionic compound को आप short form में I/C भी लिख सकते हो, is calculated या /determined। फिर से सुनो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा इनडायरेक्ट मेथड है थर्मोडायनेमिक्स में, जिससे हम
आयोनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट। अब कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, NaCl की ही एग्जांपल देंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। नाउ चेक इट आउट। देखिए देखिए मैं पहले आपको समझाऊंगा आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है। एग्जांपल लेते हैं, NaCl की ही लेंगे। हम कभी कभार लिखते हैं NaCl जो है, देखिए Na और हेसिसला का भी इस्तेमाल करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। मतलब मैं लिखूंगा Na सॉलिड है, बिकॉज NaCl बनेगा कहां से माय डियर गुड स्टूडेंट्स, NaCl बनेगा एक तो Na से, सोडियम से, और दूसरा बनेगा क्लोरीन से। तो हम क्या लिखेंगे Na सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन दैट इज Cl2। ये क्या देगा, शाबाश सर, ये जब कंबाइन होंगे तो ये देंगे NaCl, लेकिन सॉलिड, एक मोल। कहते हैं when one mole of an ionic compound is formed, when one mole of an ionic compound is formed from its constituent ions, from its constituent ions, उस टाइम पे जितना भी एनर्जी का चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बना ना, इसको लैटिस भी कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा दैट जब NaCl बनता है ना तो वहां पे ऐसे आयन्स होते हैं, देखिए वहां पे ऐसे आयन्स होते हैं, चेक कीजिए। अगर मैं ऐसे आपको बना के दूं तो ये ऐसे होता है Na प्लस Cl माइनस अल्टरनेटिवली, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अब यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लाइक दिस। तो ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ही जब Na पॉजिटिव एक मोल होगा 6.022 10^23 और Cl माइनस जो है एक मोल होगा, तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी इस क्रिस्टल लैटिस को, इसको लैटिस कहते हैं, 3 डायमेंशनल जो सॉलिड बनता है इसको लैटिस कहते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए इनटू द कंस्टिट्यूएंट आयंस, उसको आप कहते हो लैटिस एनर्जी। अगर आप वापस चाहो तो लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी ना आपको पॉजिटिव, लेकिन हम दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं अगर यही आयन्स आपस में कंबाइन होकर एक लैटिस बनाएंगे, उस टाइम जो एनर्जी बाहर जाएगी उसको भी हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने Na जो है सोडियम सॉलिड लाया, ये जब क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो वहां पे NaCl हमारा लैटिस बनता है। तो इस टाइम पे कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज होगी, वही तो होगी लैटिस एंथैल्पी। तो मैं उसको लिखूंगा डेल्टा H लैटिस, डेल्टा H लेट्स। और वो कितना होगा, वो डेफिनेटली होगा, सिंस यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बना, यानी कि आयन्स एक दूसरे के साथ क्लोज आ गए, तो वो एनर्जी बाहर निकलेगी और यहाँ पे डेल्टा H लेटिस एनर्जी नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान में रखें। आप लिखना चाहो यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है जरूरी भी नहीं है, लेकिन उसको हम कहेंगे डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी, इसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्म में दिखाया, जैसे मैंने कहा था सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो वहां पे सॉल्यूशन बन गया, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकली उसको कहेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन, तो वो इतनी है। लेकिन हम ये बेसिकली स्टेप वाइज करेंगे, बिकॉज ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। आप Na पॉजिटिव को लाओगे या मतलब सोडियम को लाओगे, उसको क्लोरीन के साथ मिलाओगे और आप कहोगे सर NaCl तो बन गया। अब ये जो डेल्टा एच वहां पे निकलता है ना, ये आप एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, यही तो मसला था। तो इसलिए बॉर्न हैबर साइकिल बीच में आ गया। तो ये क्या कह रहा है, देखो मैं पहले आपको बताता हूं प्रोसेस क्या हो रहा है। देखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होता है, पहले सोडियम Na ये सॉलिड है, ये पहले गैसियस स्टेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहला स्टेप ये है दैट सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म, इसको एनर्जी देके पहले इसको Na गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी कि सोडियम सॉलिड, सॉलिड का क्या मतलब है, यानी कि सोडियम में थोड़ी ना एक एटम होगा, वहां तो बहुत सारे एटम्स होंगे। जब आप उसको एनर्जी दोगे, यानी कि आप सॉलिड फॉर्म को गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकते हो,
उस एनर्जी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आप कहते हो ना सब्लिमेशन, आप उसको सब्लिमेशन कहते हो, या आप उसको डेल्टा एच एटॉमिजेशन भी कह सकते हो। ए देखो यहां पे पॉइंट आ गया। तो पहले सोडियम को सिटअप फर्स्ट में क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, पहले उसको सॉलिड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में लेना पड़ता है। बिकॉज NaCl में Na क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पहले लूज करना पड़ता है, वो सॉलिड फॉर्म नहीं करता, वो गैसियस फॉर्म करता है। तो पहले सोडियम को सॉलिड फॉर्म में से आपको गैसियस फॉर्म में लेना पड़ता है। तो सॉलिड टू गैस जब आप डायरेक्टली जाते हो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो उस टाइम पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज आएगी ना, ये पॉजिटिव होगा। सब्लिमेशन जो होता है ना, ये एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन भी कहते हो। बिकॉज आप सॉलिड सोडियम को आप सोडियम गैसेस में कन्वर्ट करते हो, एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। यह है स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, अब सोडियम गैस एटम बन गया, लेकिन हमें खाली सोडियम तो चाहिए नहीं, हमें जो चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, वही ये गेन करेगा। तो यहां पे सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, यानी कि यहां पे n, यहां पे मैं लिखूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रहे, तो ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, लेकिन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर। यहां तक समझ आया। अब उस टाइम पे जो एनर्जी देते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to knock out the most loosely bound electron from an isolated gaseous neutral atom to form a cation, उसको आप क्या कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। और उस आयोनाइजेशन एनर्जी को थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एच आई ई। आई ई का मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबको क्लियर हो गया। तो ये यहां पे हमने निकाली, इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो डेल्टा एच आई चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हालांकि ये एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, वो बाद में देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लिख ही लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यूज पॉजिटिव हो गए, ओके। ये भी क्या होगा, ये वैल्यूज भी पॉजिटिव हो गए। सबको क्लियर हो गया। अब देखिए, सो सब्लिमेशन जो है ये भी पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो पॉजिटिव लिखा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पॉजिटिव वैल्यू होता, तो ये भी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है सर, सोडियम कैटायन तो बन गया, अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी, क्लोरीन की। फिलहाल इस पे आते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या किया जाता है, मैं ऐसे लिखूंगा, 1/2 ऑफ Cl2, लेकिन ये किस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बात समझना, पहले इसको कन्वर्ट करना है इनटू क्लोरीन गैसियस एटम। ये एटम नहीं है, मॉलिक्यूल फॉर्म है। मतलब क्या इसका, ये बेसिकली Cl बॉन्ड Cl है। इस बात को समझो, मैंने फॉर्मूला में इसलिए हाफ निकाला बिकॉज मुझे एक चाहिए। अब इस बात को समझिए जरा, आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लोरीन और क्लोरीन को सेपरेट करना है Cl2 में से, तो ये क्या है बीच में, बॉन्ड। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या लगेगी, एनर्जी। उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। शाबाश, क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे क्लोरीन मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में है, उसको क्लोरीन गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए फिलहाल पहले आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो क्या मैं यहां पे नहीं लिख सकता हूं, यहां पे जो डेल्टा एच आएगा, मैं उसको नहीं लिख सकता हूं डेल्टा एच, यहां पे मैं लिखूंगा बॉन्ड एंथैल्पी, सीधे ही लिखा जाता है उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब यह है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी जब एक मोल ऑफ बॉन्ड बनेगा बिटवीन द टू एटम्स। अब सेम हो या डिफरेंट हो, वो डिपेंड करेगा अलग अलग। अगर मान लो क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जब इन्होंने बॉन्ड बनाया, मान लो 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी बाहर निकली, मान लो, ठीक है। अगर आपको वापस क्लोरीन और क्लोरीन को अलग करने, तो आपको वही 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। तो आप ऐसे कहो या ऐसे कहो, एक ही बात है। लेकिन सिंस ये भी एनर्जी क्या है, ये भी आपको देनी पड़ रही है, बिकॉज आपको बॉन्ड तोड़ना है, तो इसलिए इसका भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उस टाइम उसको कहेंगे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या सीधे ही कहो बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जब आ गया तो, लेकिन यहां पे सिंस 1/2 है,
इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सिंस यहाँ पे 1/2 है, आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला में 1/2 लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस होगा, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज ये दे रहे हो आप। लेकिन सिंस मुझे पूरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, मुझे उसमें एक क्लोरीन एटम चाहिए, तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो डिवीजन में चला जाता है। ये चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको। आगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब स्टेप 4 क्या है, देखिए स्टेप 4 क्या है। आपको थोड़ा सा मे बी ये कंफ्यूजिंग लगी, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। अब आपने क्लोरीन गैस तो बनाया, लेकिन क्या मुझे क्लोरीन गैस खाली चाहिए? अगर ये Na पॉजिटिव है तो ये तो Cl नेगेटिव है ना, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम ने लूज किया वो यही क्लोरीन गैसियस एटम गेन करेगा। तो क्या मैं लिखूंगा, Cl गैसियस एटम जो बना वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था वो गेन करेगा। जब वो गेन करेगा तो क्या बनेगा सर, वहां पे बनेगा Cl नेगेटिव, यानी कि यहां पे क्लोरीन गैस से क्लोराइड आयन बना, यानी कि यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। और आपको पता है जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसकी वजह से, और उस टाइम पे वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ई जी से। ई जी का क्या मतलब है, यहां पे मिल लिखा आई, आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये वैल्यू जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा ये नेगेटिव होता है, बिकॉज ये एनर्जी बाहर निकलती है। सबको क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब Cl नेगेटिव और Na प्लस Na पॉजिटिव जो है ये आपस में कंबाइन होके ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, शाबाश, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl, NaCl, लेकिन सॉलिड फॉर्म में बनाना है। उस टाइम पे जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पे मुझे जरूरी नहीं लिखना है लैटिस एंथैल्पी, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे इरेज ही करूंगा, बिकॉज अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या क्या बना आपका। देखिए मैं ब्लॉक में रखता हूं सर, एक तो बना हमारा Na पॉजिटिव गैसियस यहाँ पे, ओके। दूसरा बना Cl नेगेटिव गैसियस, ये वाला। अब क्या होगा, अब ये दो आपस में कंबाइन होंगे, और वहां पे जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी, इस बात को समझिए, उसको कहते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। तो वो मैं उस साइड लिखूंगा। तो चलिए पहले आप इन स्टेप्स पे फिर से ध्यान दो, फिर से गौर करो। तो मैं अब बिकॉज मुझे इरेज करना है, तो आप इन स्टेप्स पे फिर से ध्यान दो, इसके बाद मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा आपको। चलिए आराम से देख लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया? देखिए अब मैं ये इरेज करता हूं ये वाला पार्ट, बिकॉज ये मुझे चाहिए नहीं, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। देखिए फिर से समझिए, अब हमारा क्या बना सर, Na पॉजिटिव गैसियस आयन एंड Cl नेगेटिव, ऑफ कोर्स ये गैसियस है, ठीक है। तो ये डेल्टा एच, ये जो मैंने कही ये याद रखना। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप 5 मैं यहां पे लिखूंगा, स्टेप 5 में ये हो रहा है दैट Na पॉजिटिव जो कि गैसियस आयन है, ओके, ये कंबाइन हो रहा है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, ये प्लस आएगा, और ये किसके साथ अट्रैक्शन कर रहा है, ये Cl माइनस गैस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज अपोजिट चार्जेस कैन नॉट रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर if they are at a considerable distance and they are exerting an electrostatic force of attraction on each other, they will attract, and what will happen, see what will happen sir, वहां पे बनेगा NaCl, यहां पे आप डायरेक्ट लेना है आपको सॉलिड, बिकॉज गैसेस आयोन्स जब कंबाइन होंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जब बनता है ना वो ऑटोमेटिकली सॉलिड में चेंज होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयोन्स आएंगे, वो 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन होके वो 1 मोल ऑफ NaCl बनाएंगे। इस टाइम पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी ना उसको हम कहते हैं डेल्टा H लैटिस, डेल्टा, इसी को लैटिस एंथैल्पी कहते हैं।
Lattice enthalpy is the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed in its solid state from the respective gaseous ions. Of course उनका 1 mole ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव होगा, इसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में बनेगा, एक मोल आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में बनेगा, किन से बनेगा? फ्रॉम इट इज 1 mole ऑफ गैशियस आयोन्स। गैशियस, मैंने सॉलिड आयोन्स नहीं कहा, गैशियस। लेकिन सर यहां पे तो सॉलिड लिया था आपने, चलो क्लोरीन तो गैस है ही। यहां पे जो NaCl बना ओवरऑल अगर आप हिसिस लॉ की बात करते हो, यहां पे उसको क्या कहेंगे? तो मैं यहां पे चेंज करना चाहूंगा, इसको हम कहते हैं डेल्टा एफ। व्हाट इज डेल्टा एफ? एफ इज फॉर्मेशन किसका? NaCl का। और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में रख रहा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चीजें स्टार आप नॉट डाल दीजिए एच पे, वो फिर अलग बात है। अब सुनो, फिर से सुनो, मैंने क्या किया? मैंने ये किया दैट अगर आप सोडियम को लेते हो जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके NaCl सॉलिड बनाते हो, आप डायरेक्टली एक स्टेप में दिखा रहे हो, तो उस टाइम 1 मोल जब फॉर्मेशन होता है आयनिक कंपाउंड का NaCl का, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl, ऑफ कोर्स फॉर 1 मोल। लेकिन यहां पे अगर आप स्टेप वाइज करते हो, तो जरा यहां पे अब लगा दिए, अगर स्टेप वाइज करते हो तो फिलहाल पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें सोडियम सॉलिड को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि प्लस देना पड़ता है एनर्जी, तो उसको हम डेल्टा एस सब्लिमेशन कहते हैं, आप उसको आप एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन भी कह सकते हो। उसके बाद गैसियस मेटल जो सोडियम है यहाँ पे, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है और गैसियस कैटायन बनाना पड़ता है। लूज इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी प्लस में होगी। उसके बाद जो हमारा क्लोरीन रहा, ये मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन और क्लोरीन एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उस बॉन्ड को पहले ब्रेक करना है, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड का डिसोसिएशन, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हमें एक ही चाहिए, तो हम इसीलिए 1/2 यहां पे डिवाइड करते हैं, तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का भी होता है, बिकॉज यू नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जितना अमाउंट ज्यादा होगा ना, तो इसीलिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सामने जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद जब आपका क्लोरीन गैसियस एटम बना, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, यानी कि क्लोराइड आयन बनाना है, तो उस टाइम जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो नेगेटिव में होता है, ठीक है। और लास्ट में गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन आपस में कंबाइन होकर आपका NaCl बनाता है सॉलिड फॉर्म में, उस टाइम जो एनर्जी निकलती है ना, उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, वो नेगेटिव होगी। तो आप लैटिस एंथैल्पी और फॉर्मेशन ऑफ NaCl को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl को कंफ्यूज नहीं करना, सेम नहीं है, डिफरेंट है। जरा सिंगल स्टेप में जो प्रोसेस हो रहा है और जो मल्टी स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, हिसिस लॉ क्या कहता है? whether the process occurs in single step or in many steps, the enthalpy, the overall enthalpy change for that process is same। तो बताओ according to Hess's law क्या होगा यहाँ पे? क्या मैं लिख सकता हूँ Hess's law के हिसाब से? पहले जो टोटल एंथैल्पी चेंज आ रहा है NaCl की, वो कैसे मैं लिखूंगा? डेल्टा FH ऑफ NaCl मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। स्टैंडर्ड कंडीशंस लेना है तो यहाँ पर नॉट डाल देना, 0 डाल देना, तो वो चीजें डिफिकल्ट नहीं है। वो किसके बराबर होगा? वो हर एक एंथैल्पी का समेशन होगा जो इंडिविजुअल स्टेप में हो रहा है। तो बताओ पहला स्टेप क्या है? तो क्या लिखोगे आप? डेल्टा एच सब्लिमेशन लिखो या एटॉमिजेशन लिखो, दोनों में एक ही बात है। सिंस ये पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही डालता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव होगा। प्लस उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी आता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा IE प्लस, लिखने की जरूरत नहीं, वो फॉर्मूला में खुद ही आ गया। देखो उसके बाद क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो भी प्लस ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा एच। क्या लिखेंगे? मैं B.E लिखूंगा। व्हाट इज B.E? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन वो क्या है? वो तो माइनस है, तो खुद ही प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। क्या आएगा? डेल्टा EGH। क्लियर हो गया सबको? और उसके बाद लास्ट में कौन है? लैटिस एंथैल्पी, वो भी क्या है? वो भी नेगेटिव में है, तो दैट विल बी डेल्टा लैटिस
एंथैल्पी जो किसकी है, वो ऑफ कोर्स NaCl की होगी, दैट इज NaCl। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हिसेस लॉ। तो बाकी सारे तो आप निकाल सकते हो, वो जो लैटिस एंथैल्पी निकलता है ना आपका, वो आपका देखो आपको क्या दिया होगा, आप एग्जामिनेशन में देखो, एग्जामिनेशन में कैसे दिया होता है, वहां पे ये दिया होगा, आपको बताया जाएगा द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज गिवन, डेल्टा एस सब्लिमेशन दिया होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया होगा, निकालना होगा, जो भी आपको वेरिएबल्स दिए होंगे, बॉन्ड एंथैल्पी दी होगी, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी होगी, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, यू कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी। आपको इक्वेशंस में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आपको वहां पे लैटिस एंथैल्पी, तो यहां पे आपने ये डायरेक्टली नहीं किया, आपने हेसेस लॉ को और बॉरन हैबर साइकिल का इस्तेमाल करके ये इनडायरेक्ट वे से निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। अगर अब आप मेरी फ्लो डायग्राम में आपको दिखाऊंगा यही चीजें, तो देखो क्या कैसे मैं दिखाऊंगा। इसी साइकिल को हम कहेंगे बॉरन हैबर साइकिल। अरे बच्चों यूजुअली ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रॉब्लम बेस में, लेकिन वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, उनको बॉरन हैबर साइकिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो बॉरन हैबर साइकिल एक ऐसा एंथैल्पी डायग्राम है, एक इनडायरेक्ट वे है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, दैट्स इट। ये बस ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो क्या 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 किया मैंने, देखो पहले क्या किया मैंने, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने पहले स्टेप में सोडियम सॉलिड लिया और उस सोडियम सॉलिड को मैंने किस में चेंज किया, पहले उस सोडियम सॉलिड को मैंने पहले सोडियम गैस में कन्वर्ट किया। यहां तक याद है, वही पे मैं लिखूंगा। उसके लिए मुझे जो एनर्जी लगी सॉलिड टू गैस, उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो उसको लिखा था मैंने डेल्टा एच सब्लिमेशन, ये पहला स्टेप था। सबको क्लियर हुआ, गुड। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सोडियम गैस को कन्वर्ट किया सोडियम कैटायन में, ऐसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। और उस टाइम जो मुझे एनर्जी देनी पड़ी उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो मैंने लिखा IEH, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एंथैल्पी का तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं आपको, आपको चेंज ही चाहिए होता ना, इसलिए डेल्टा लिखा, ठीक है ना। फिर क्या किया उसके बाद, सर उसके बाद सोडियम कैटायन जब गैस बना, फिलहाल यहां तक तो इतना ही चाहिए आपको। इसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा क्लोरीन, तो मैं यहां पे लिखूंगा वन हाफ ऑफ Cl2, वन हाफ ऑफ Cl2, जो कि किस फॉर्म में था सर, गैस फॉर्म में था। तो इसको पहले क्या किया आपने, इसको हमने किया चेंज इनटू क्लोरीन गैसियस एटम। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ी। सिंस ये 1/2 है तो मैं लिखूंगा 1/2 डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी ऐसे, दैट्स इट। सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये भी वैल्यू क्या होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, गुड, बिकॉज ये देनी पड़ रही है। उसके बाद क्लोरीन गैसियस एटम जब बना तो उसमें बाद उसके क्या किया चेंज, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया क्लोरीन गैसियस आयन, मींस नेगेटिव क्लोराइड आयन। लेकिन उसके लिए जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वही क्लोरीन गैस ने गेन किया था, और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज आया, उस टाइम पे एनर्जी बाहर निकलती है, तो उसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सिंस वो नेगेटिव थी तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैसेस जो थे वो आपस में क्लोज आ गए, आपस में नजदीक आ गए। जाहिर सी बात है जब नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो आपका कंपाउंड बना यहाँ पे वो क्या था, वो बन गया आपका NaCl, लेकिन गैसियस नहीं, वो ऑटोमेटिकली सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। और उस टाइम पे जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी, एंड डेफिनेटली इसका वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तो आप डायरेक्ट दिखाइए दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, देखो अब मैं यहीं पे दिखाऊंगा ना, दिस प्लस दिस, व्हाट इट विल गिव, देखो व्हाट इट विल गिव, सर ये बनाएगा डायरेक्ट, अगर हम देंगे ये डायरेक्ट बनाएगा NaCl। आप मल्टी स्टेप्स में करो या आप सिंगल स्टेप में करो, उस टाइम अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे वहां पे हम लिखते हैं जो डेल्टा एच होगा उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl
हमने ओवरऑल देखना पड़ेगा। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब NaCl बनेगा, अब डिपेंड करेगा क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। ये तब बनेगा जब इसका ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो। इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, आपने आयन्स तो डाल दिए, आपने कंबाइन तो किया अपने हिसाब से, क्या वो आयनिक कंपाउंड बनेगा? ये वो तब बनेगा जब वो स्टेबल होगा। वो कब स्टेबल होगा? जब उसका डेल्टा HF फॉर्मेशन जो होगा, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब वो नेगेटिव होगा, यानी कि इसका ओवरऑल वैल्यू जो होना चाहिए, इसका ओवरऑल वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है तभी तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। नेगेटिव का क्या मतलब है? एनर्जी बाहर गई है, उस सिस्टम की एनर्जी, बिकॉज एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स ट्राइज टू डिक्रीज इट्स एनर्जी। तो अगर ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड इज नेगेटिव, तब जाके वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज नॉट। अब आप कहोगे सर वो कैसे नेगेटिव आएगा? इनके वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपका ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, क्या हम फिर ये भी कह सकते हैं ना, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी का ओवरऑल वैल्यू इनसे ज्यादा है, मतलब ये दो का वैल्यू ज्यादा है इनसे, जब यही ज्यादा होगा तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा ना, तो उस टाइम वो कंपाउंड बनेगा। और जिन कंपाउंड्स के लिए इनका वैल्यू ज्यादा नहीं होता है, वो कंपाउंड्स फिजिबल नहीं होते हैं, उनका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिए नोट में, दैट इफ लैटिस एंथैल्पी of any ionic compound and its electron gain enthalpy का value greater होगा than its sublimation, ionization and bond dissociation enthalpy, then the formation of that ionic compound is feasible, it will get formed, otherwise not. You're getting what I'm saying? तो हम basically कर क्या रहे हैं, इसका वैल्यू हमें दिया होता है, ये वैल्यूज भी दिए होते हैं, और अगर आपको एक आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी निकालनी हो तो आप वो इसी साइकिल से निकालते हैं। देखो यहाँ पे साइकिल जैसा बना ना, एक एंथैल्पी डायग्राम बनी। देखो ये जो एंथैल्पी डायग्राम यहाँ पे बनी ना, यहाँ पे लिखूंगा, ये जो आपको एंथैल्पी, बिकॉज हम एंथैल्पी के वैल्यूज ही दे रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे एंथैल्पी डायग्राम बनी, डायग्राम जो आपने कंस्ट्रक्ट की, इसी एंथैल्पी डायग्राम को आप कहते हो बॉर्न-हेबर साइकिल। इसी को हम कहते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 18 माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज वर्क हार्ड एट होम, मेहनत करते रहो, और हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो वीडियो लेक्चर नंबर 19 होगा, वो होगा अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही हम फिर आगे एंट्रोपी का जिक्र करेंगे, और उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी है। बस कुछ वीडियो लेक्चर्स उसके बाद, और 4-5 वीडियो लेक्चर्स होंगे, और हमारा थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ दिखा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ आप मेहनत कीजिए, घर पे कीजिए मेहनत। और लास्ट में मैं आपको, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर हमें ये बताइए कि हम बोर्ड के लिए पढ़ेंगे कैसे, एग्जामिनेशन ट्रेंड जो होगा वो कैसा होगा, हमें थोड़ी टिप्स दे दीजिए। फिलहाल के लिए नहीं दूंगा, फिलहाल आप लेक्चर्स पूरे देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह ब्लेस यू ऑल। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।